नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 12 अगस्त 2026, दिन है बुधवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि है, जिसे हरियाली अमावस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं राहु काल की। तो राहु काल जो है उसका समय दोपहर को 12:26 से लेकर 2:05 तक का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो 12 अगस्त को बुधवार है, तो बुधवार होने के कारण ज्योतिषीय नियमों के अनुसार इस दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं होता। इसी साथ आज 12 अगस्त को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जिसका समय रात को 9:04 से लेकर 13 अगस्त को देर रात 1:27 तक का रहेगा। हालांकि ग्रहण के समय को लेकर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दृष्टाएं बन रही हैं, लेकिन ज्योतिषियों के अनुसार ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। अब नजर डालते हैं इस बुलेटिन अहम और बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त 2026 को सुबह 9:30 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल का विमोचन करेंगे। इस विशेष गरिमामयी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उपस्थित सभा को भी संबोधन करेंगे। ये पुस्तक पूर्व राष्ट्रपति के जीवन के संघर्षों और भारतीय गणतंत्र की विकास यात्रा पर आधारित है। स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले होने वाली इस भव्य आयोजन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद में आज लगेगा मेगा रोजगार मेला। 2139 पदों पर 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स को 22,000 तक की नौकरी का मौका मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 12 अगस्त 2026 को एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट और संविदा पर तुरंत नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कुल 2139 रिक्त पदों पर जो है वो आवेदन लिए जाएंगे, वहां पर भर्ती की जाएगी। इस मेले में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट व ITI पास युवा भाग ले सकते हैं, जहां उनके कौशल के आधार पर अधिकतम 22,000 रुपए प्रति माह तक की सैलरी की ऑफर की जा सकती है। अब बात करते हैं मानसून सत्र की। तो संसद में मानसून सत्र के अंतिम चरण में विधायी सुधारों और नई योजनाओं पर राजनीतिक हलचल तेज नजर आई है। संसद के मानसून सत्र का अंतिम चरण भारी राजनीतिक सरगर्मी के बीच में आगे बढ़ रहा है, जिसमें विदेशी फंडिंग नियमों को कड़ा करने वाले FCRA विधेयक 2026 पर लोकसभा में तीखी बहस जारी है। इस अहम विधायी कदम के साथ ही केंद्र सरकार ने केरल राज्य का नाम आधिकारिक रूप से केरल करने वाले ऐतिहासिक विधेयक को भी आगे बढ़ाया है। दूसरी ओर ग्रामीण बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए जल जीवन मिशन 2.0 की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें भी चल रही हैं, जो सत्र के समापन से पहले कड़ी विधायिकी नियंत्रण और आक्रमण ग्रामीण विकास पर सरकार के दोहरे फोकस को दर्शाती। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है कि आन बान शान से मनाएं स्वतंत्रता दिवस, हर घर फहराया जाए तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर आन बान शान के साथ मनाने और हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आह्वान भी किया है। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। वहीं संसद परिसर में राजग सांसदों ने तिरंगा लहराकर प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया। वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। बीजेपी का संसद में 2 दिन के फाइनल राउंड से पहले बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि डरिए मत, भागिए मत, शाह को सुनने का साहस दिखाएं। संसद में मानसून सत्र के आखिरी 2 कार्य दिवसों से पहले बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। पार्टी नेता सुधांशु ने राहुल गांधी और विपक्ष से गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनने और सदन में चर्चा में हिस्सा लेने की अपील की है। सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और 20 जुलाई के मार्च से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से माफी की मांग करते हुए अपना विरोध जारी रखने की बात कही है। अब नजर इस बात पर है कि सत्र के आखिरी 2 दिनों में संसद में सार्थक बहस हो पाती है या नहीं। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। यूपी में हर घर तिरंगा से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। 30,000 ग्रामीण महिलाएं बना रही हैं 2 करोड़ तिरंगे। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के साथ ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जुड़ने की पहल मिल गई है। योगी सरकार ने 6,000 स्वयं सहायता समूहों की करीब 30,000 महिलाओं को 2 करोड़ तिरंगे बनाने की जिम्मेवारी दी है। इसमें से करीब 1.90 करोड़ तिरंगे तैयार हो चुके हैं। इन्हें ग्राम पंचायतों व अन्य संस्थानों के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा। सरकार का
का कहना है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रभक्ति के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा। अब बात कर रहे हैं सीएम योगी की, तो सीएम योगी बोले कि 9 साल में बदला यूपी का चेहरा, संत कबीर नगर के विकास में नहीं होगी कोई कमी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में विकास की तस्वीर तेजी से बदल रही है। उनका कहना है कि प्रदेश में एम्स, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कॉलेजों के साथ साथ आईटी क्षेत्र का विकास भी हुआ है। स्टार्टअप्स के लिए बेहतर इकोसिस्टम तैयार किया गया है। योगी ने यह भी कहा कि सरकार गरीबों, महिलाओं, युवाओं को बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने संत कबीर नगर में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देने की बात भी कही है। लोगों से विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने का आह्वान भी किया है। अब बात कर रहे हैं बिहार की, तो बिहार के युवाओं के लिए विदेशी नौकरियों का नया रास्ता पटना में खुलने वाला है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विदेश में रोजगार की तलाश कर रहे बिहार के युवाओं के लिए पटना में जल्द ही स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से बनने वाले इस सेंटर के जरिए युवाओं को खाड़ी देशों, यूरोप व पूर्वी एशिया समेत अन्य देशों में नैतिक व पारदर्शी प्लेसमेंट की सुविधा मिलेगी। युवाओं को विदेशी भाषा संबंधित देश के कानून, कार्यस्थल के नियम व जरूरी कौशल का परीक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा विदेश जाने वाले श्रमिकों का डिजिटल डेटा, मेडिकल अप्रूवल और बीमा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाने की योजना है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अगर बात की जाए तो जयपुर को मिलेगी 16 पीएम ई बसों की सौगात। सीएम बोले कि रोडवेज अब घाटे का नहीं बल्कि फायदे का विभाग बनने वाला है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर में 16 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके साथ ही राजस्थान के 8 शहरों में 110 पीएम ई बसों का संचालन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बसें कम शोर और बिना धुएं के चलकर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ नगरीय परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाएंगी। उन्होंने दावा किया कि करीब 50 साल से घाटे में चल रही रोडवेज को सरकार ने 2.5 साल में मुनाफे में पहुंचा लिया है। सरकार आने वाले समय में बड़े शहरों और संभाग स्तर पर भी सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं पर विस्तार पर जोर देगी। वहीं सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया है। लोगों को 2028 तक मिलेगा पीएम ई ड्राइव सब्सिडी का फायदा। सरकार ने पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत इलेक्ट्रिकल 2 व्हीकल्स पर मिलने वाली सब्सिडी की अवधि जो है 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी है। इस सेगमेंट के जरिए सब्सिडी आवंटन की बढ़ाकर जो है 2767 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 के बीच रजिस्टर्ड पात्र इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स पर 2500 प्रति किलोवाट्स, अधिकतम 5000 प्रति वाहन पर इंसेंटिव मिलेगा। इसका लाभ 1.5 लाख तक की एक्स शोरूम कीमत वाली वाहनों को मिलेगा। हालांकि स्कीम का फंड या फिर निर्धारित वाहन संख्या पहले खत्म होने पर लाभ मिलना बंद हो सकता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोटों पर लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। आरबीआई को मिली फील्ड ट्रायल की मंजूरी। भारत में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक के नोटों का फील्ड ट्रायल शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ पॉलीमर बैंक नोट्स तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये नोट पानी, धूल और गंदगी से कम प्रभावित होंगे, आसानी से नहीं फटेंगे। इसमें आधुनिक सुरक्षा फीचर होने से नकली नोटों पर भी रोक लगाने में मदद मिल सकती है। शुरुआत में पॉलीमर नोट जो है कागजी नोटों के साथ ही चलेंगे, उन्हें तुरंत बंद नहीं किया जाएगा। फिलहाल आरबीआई में इसकी छपाई की प्रक्रिया शुरुआती चरण में है। अब बात करते हैं वेदर अपडेट की, तो 12 अगस्त को लेकर देश के कई राज्यों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी और स्काईमेट के अनुसार उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में बने कम दबाव के क्षेत्र के करके 12 अगस्त 2026 को देश के मानसून बेहद सक्रिय रहेगा, जिससे पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के करके जो है लैंडस्लाइडिंग की चेतावनी भी दी गई है, जबकि दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं और गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बौछारें पड़ने और बिजली गिरने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एमपी, राजस्थान समेत 6 राज्यों में
में 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। हिमाचल में चलती कारों पर पत्थर गिरे हैं और 259 सड़कें बंद पड़ी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले 48 घंटों की अगर बात की जाए तो लगातार बारिश हो रही है। भोपाल में 24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा बारिश के बाद स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हाड़ौती क्षेत्र में 12 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल की अगर बात करें तो कुल्लू में मलबा गिरने से 2 लोग घायल हुए हैं। भारी बारिश के करके प्रदेश में 259 सड़कें, 161 बिजली ट्रांसफार्म और 54 जो है पेयजल योजनाएं जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। अगली बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां 2003 में एसबीआई लॉकर में रखे थे 50 लाख के गहने और 23 साल बाद जब खोला गया तो सब कुछ गायब था। मैनेजर और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कानपुर में एसबीआई की स्वरूप नगर शाखा के लॉकर से करीब 50 लाख रुपए के सोने के गहने और कीमती सामान गायब होने का मामला सामने आया है। महिला ने बताया कि उसने 2003 में तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में लॉकर लिया था, जिसमें उसने अपने गहने रखे थे। पति की मौत के बाद वह लखनऊ चली गई थी, लंबे समय तक बैंक नहीं जा सकी। हालांकि लॉकर का चार्ज खाते से कटता रहा है। हाल ही में जब लॉकर खुलवाने पर वह पूरी तरह उन्हें वो लॉकर जो है वो खाली मिला है। शिकायत के बाद पुलिस ने बैंक मैनेजर व अन्य कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस पुराने लॉकर रिकॉर्ड, एक्सेस रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि लॉकर को पहले कब और किसने खोला था। अगली बड़ी खबर सीरिया से आ रही है। सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति असद को फांसी की सजा होने वाली है। लाखों लोगों की मौत का जिम्मेवार ठहराया गया। ममेरे भाई को पिंजरे में कोर्ट लाया गया। सीरिया की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद, उनके छोटे भाई मोहेल अल असद और उनके ममेरे भाई आतिफ नजीब को गृह युद्ध के दौरान हत्या और अत्याचार के मामलों में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। बशर और माहिर दिसंबर 2024 में सरकार गिराने के बाद रूस चले गए थे, इसलिए दोनों को गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई है। वहीं जनवरी 2025 में गिरफ्तार किए गए आतिफ नजीब को मंगलवार को कैदी की वर्दी में पिंजरे के अंदर रखकर कोर्ट में पेश किया गया। आतिफ पर 2011 में दारा में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश देने के आरोप थे, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन जो है हिंसक हुआ था। सीरिया में लंबे गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी और इस संघर्ष में करीब 5 लाख लोगों की मौत का अनुमान भी था। बढ़ते अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। रांची लाठीचार्ज के खिलाफ छात्रों ने निकाला मौन जुलूस। भाजपा के झारखंड बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। स्कूल दफ्तर खुले रहे जबकि बाजार बंद दिखे। एपीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में भी झड़प हो गई है। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन पर लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने मंगलवार को मौन जुलूस निकाला है। वहीं भाजपा ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान किया, जिसका राज्य में मिला जुला असर जो है वो देखने को मिला। कई जगह में बाजार और दुकानें बंद रही जबकि स्कूल और दफ्तर खुले। रांची में एपीवीपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की ओर से मार्च निकालने की कोशिश की, जिसके दौरान पुलिस के साथ झड़प हो गई। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सोमवार को विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया था। इसी बीच अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल में रात 12 बजे से महंगा हुआ पेट्रोल। जाने क्या है नए रेट। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पेट्रोल पर अनाथ और विधवा सेस लगाया है, जो कि रात 12 बजे से लागू हो गया है। सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इसके साथ ही यह सेस हाई स्पीड डीजल पर भी लागू हो गया। इसके बाद से हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल के दाम की अगर बात की जाए तो 102.50 रुपए प्रति लीटर हो गया। और राज्य के अलग अलग जिलों में बात की जाए तो कांगड़ा में अगर बात करें तो पेट्रोल के दाम जो है 101.42 पैसे पर चल रहा है, जबकि चंबा में 102.62 रुपए, शिमला में 102.45, सोलन में 100.97, ऊना में 100.57, मंडी में 101.51 और सिरमौर में अगर बात की जाए तो 102.39 रुपए प्रति लीटर तेल की बिक्री होगी। अगली बड़ी खबर खेल जगत से आ रही है, जहां आईपीएल क्रिकेटर अभिषेक पोरोल रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए मेडिकल छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। दिल्ली कैपिटल्स से खेलते थे। दिल्ली कैपिटल्स और बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को रेप केस में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह कार्रवाई एक मेडिकल छात्रा की शिकायत और कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद की है। महिला ने आरोप लगाया कि शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और बाद में धमकी दी गई। हाईकोर्ट ने आरोपी के
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करने के निर्देश भी दिए। बोरेल आरोपों से इनकार करते रहे हैं और इसलिए मामले में आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी नेट्स में डिफेंस की प्रैक्टिस करते हुए दिखे। दिलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के लिए खेलेंगे। 23 अगस्त को मुकाबला होगा। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने दिलीप ट्रॉफी की तैयारी शुरू कर दी है। वह नागपुर में राजस्थान रॉयल्स के 10 दिन के ट्रेनिंग कैंप में रेड बॉल क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैभव दिलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के उप कप्तान होंगे, जबकि ईशान किशन टीम की कप्तानी करेंगे। ईस्ट जोन का पहला मुकाबला 23 अगस्त को नॉर्थ ईस्ट जोन से होगा। हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में 151 रन बनाकर वैभव प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। तो ईरान के डर से ट्रंप ने सीक्रेट फ्लाइट ली थी। तुर्की में एयरफोर्स 1 में बैठने का दिखावा किया था, फिर शाम आन वाली गाड़ी से दूसरे प्लेन में पहुंच गए थे। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कथित हत्या की धमकी मिलने के बाद तुर्की से ब्रिटेन की यात्रा के दौरान गुप्त रूप से विमान बदला था। ट्रंप पहले पुराने एयरफोर्स 1 में कैमरों के सामने सवार हुए, लेकिन बाद में एक कैटरिंग वाहन के जरिए चुपचाप छोटे C-32A मिलिट्री विमान तक पहुंचाए गए। पत्रकारों और व्हाइट हाउस के कुछ कर्मचारियों को भी इस बदलाव की जानकारी नहीं थी। ट्रंप को लेकर C-32A विमान पहले ब्रिटेन पहुंचा। इसके कुछ मिनट बाद पुराना एयरफोर्स 1 भी वहां पहुंच गया था। इसी बीच ट्रंप की मीडिया कंपनियों को जो है 2200 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। 3 महीने में सिर्फ 16 करोड़ की कमाई हुई है, जबकि 6 महीने की अगर बात की जाए तो 6000 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया कंपनी ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप को अप्रैल-जून 2026 में करीब 2261 करोड़ का घाटा हुआ, जबकि कंपनी की कमाई सिर्फ 16.15 करोड़ रही है। जनवरी से लेकर जून के बीच की अगर बात की जाए तो कुल घाटे की कीमत जो है 6118 करोड़ पर पहुंच गई है। डिजिटल एसेट्स और शेयरों की कीमत गिरने से कंपनी को करीब 1809 करोड़ का नुकसान हुआ है। खराब नतीजों के बाद TMTG के शेयर करीब जो है 8% तक गिर गए हैं। कंपनी का मुख्य प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल है, जिसकी वेबसाइट विजिट भी पिछले साल की तुलना में 1/3 से ज्यादा कम हुई है। बढ़ते अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। दौड़े दौड़े तेहरान पहुंचे मोहसिन नकवी। ईरान US के बीच में जल्द हो सकती है डील। ईरान और अमेरिका के बीच में शांति समझौते की अटकलों के बीच में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी मंगलवार को तेहरान पहुंच गए। नकवी का ये दौरा ऐसे समय हुआ है जब पाकिस्तान का दावा है कि ईरान और अमेरिका किसी समझौते के बहुत करीब पहुंच गए हैं। बातचीत में क्षेत्रीय तनाव कम करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी तक ईरान और अमेरिका की ओर से कोई भी अंतिम डील की अधिकारित पुष्टि नहीं हुई है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। महज 30 दिन में लगा दिए 16 लाख पौधे। अब हरियाली अमावस पर रिकॉर्ड पौधरोपण की तैयारी चल रही है। मिसाल बनेगा खरगोन। मध्य प्रदेश के खगनौर जिले में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल करते हुए महज 30 दिनों के अंदर अंदर करीब 16 लाख पौधे लगाए गए हैं। अब 12 अगस्त को हरियाली अमावस के मौके पर जिले में बड़े स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाने की तैयारी चल रही है। वन विभाग, प्रशासन, विभिन्न सरकारी विभागों, ग्राम पंचायतों की मदद से गांवों, स्कूल, कॉलेजों, सरकारी परिसरों, सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। कलेक्टर गुरु प्रसाद ने सभी संबंधित विभागों को अभियान से सफल बनाने के निर्देश दिया। अधिकारियों के मुताबिक मानसून के दौरान मिट्टी में पर्याप्त नमी होने से पौधों को जीवित रहने की संभावना अधिक रहती है। प्रशासन का लक्ष्य सिर्फ पौधे लगाना नहीं, बल्कि उनकी देखभाल के लिए जरिए जिले के हरित क्षेत्र को बढ़ाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर पर्यावरण तैयार करना है। इसी बीच अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में 17 अगस्त से जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री होगी पेपरलेस। डीड से स्टाम्प तक का पूरा काम जो है वो ऑनलाइन होने वाला है। बिहार में 17 अगस्त से लेकर सभी 141 निबंध कार्यकारों में जमीन, प्लाट, फ्लैट की रजिस्ट्री पेपरलेस कराने की तैयारी चल रही है। डीड तैयार करने, स्टाम्प शुल्क भुगतान, बायोमेट्रिक सत्यापन, डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होगी। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद डिजिटल डीड की कॉपी जो है व्हाट्सएप या फिर ईमेल के जरिए भेजी जाएगी। सरकार के मुताबिक इससे पारदर्शिता बढ़ने के साथ साथ दस्तावेजों की सुरक्षा में भी सुधार होगा। वहीं 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को घर पर रजिस्ट्री की सुविधा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। बात करते हैं एयर इंडिया की फ्लाइट जो कि फुकेट से दिल्ली आ रही थी, जिसमें
300 फीट तक नीचे तक गिरा था विमान, उसके बारे में। तो गांजा पीकर उड़ा रहा था प्लेन, 300 फीट नीचे गिरा विमान। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट A12379 में पिछले हफ्ते अचानक करीब 300 फीट की ऊंचाई से गिरने से हड़कंप मच गया था। विमान में 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे और घटना के दौरान 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर जो है वो घायल हुए थे। अब मामले में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट के कैप्टन का कन्फर्मेटरी ड्रग टेस्ट जो है वो पॉजिटिव पाया गया। इससे पहले शुरुआती स्क्रीनिंग में भी साइको एक्टिव पदार्थ जो है उसकी मौजूदगी मिलने के संकेत मिले थे। घटना की जांच जारी और विमान को सुरक्षित रूप से दिल्ली लैंड करवा लिया गया था। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। श्रोमणी अकाली दल की यूथ कोर कमेटी में 11 नए चेहरे शामिल हुए हैं। सुखबीर सिंह बादल ने 20 जिला अध्यक्षों का भी ऐलान कर दिया। श्रोमणी अकाली दल ने संगठन को मजबूत करने के लिए यूथ अकाली दल की कोर कमेटी में 11 नए सदस्यों को शामिल किया। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने यूथ विंग के अध्यक्ष सरबजीत सिंह जिंजर से विचार विमर्श के बाद 20 जिलों में नए जिला अध्यक्षों का घोषणा की है। पार्टी ने विभिन्न जिलों में युवा नेताओं को अहम जिम्मेवारियां सौंपी हैं। अकाली दल के मुताबिक इस बदलाव का उद्देश्य यूथ विंग को मजबूत करना, संगठनात्मक ढांचे को और सक्रिय करना है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। लेबनान में अब नहीं दी जाएगी मौत की सजा, ऐसा कानून लागू करने वाला पहला अरब देश बन गया। लेबनान की संसद में मंगलवार को मौत की सजा खत्म करने का कानून पारित हो गया। इसके साथ ही लेबनान मौत की सजा को खत्म करके उसे सक्षम उम्र कैद में बदलने वाला पहला अरब देश बन चुका है। 128 सदस्यीय संसद में हिजबुल्लाह के संसदीय ब्लॉक को छोड़कर अधिकांश सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। न्याय मंत्री आदेल नासेर ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक कदम बताया और मानवाधिकार संगठनों ने भी फैसले का स्वागत किया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी डिफेंस डील पर आया भारत सरकार का जवाब। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच में हुए संयुक्त रक्षा समझौते पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और समझौते के देश की सुरक्षा व क्षेत्रीय स्थिरता पर संभावित प्रभावों का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रम को गंभीरता से लेता है और जरूरत पड़ने पर अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम भी उठाएगा। यह बयान पश्चिमी एशिया में बढ़ते हुए तनाव के बीच में सामने आए हैं। बढ़ते अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। वंदे मातरम बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। शशि थरूर बोले, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। द्रौपदी मुर्मू ने वंदे मातरम संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राष्ट्रगीत को जानबूझकर रोकना या उसके गायन में बाधा डालना अपराध माना जाएगा। इसे राष्ट्रीय गान जैसी कानूनी सुरक्षा मिलेगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बोला कि बिल संसद में बिना चर्चा के पारित हुआ है। उन्होंने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों के प्रति सम्मान जताया। हालांकि उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देशभक्ति और सम्मान को कानून के जरिए लागू किया जा सकता है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। घाटे में कंपनियां, 13% घाटा एक्सपोर्ट हो रहा है। भारत की सोलर एनर्जी की चमक से चीन को चपत लगी हुई है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग में लंबे समय से चीन का दबदबा रहा है, लेकिन भारत अब तेजी से इस सेक्टर में अपनी पकड़ बनाते जा रहा है। भारत की घरेलू सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ने से चीनी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में चुनौती बढ़ गई है। चीन के सोलर पैनल जो है एक्सपोर्ट में भी गिरावट देखने को मिली है। भारत की स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लेकर चीन ने WTO में शिकायत भी दर्ज करवाई है, जिसमें भारतीय सोलर सेक्टर को दी जा रही सब्सिडी पर सवाल भी उठाए गए हैं। अब भारत पॉलीसिलिकॉन जैसे अहम कच्चे माल का घरेलू उत्पादन बढ़ाने की तैयारी भी कर रहा है, जिससे चीन पर निर्भरता और कम करने की कोशिश की जा सकती है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।